हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। हम लोग दोस्तों अकाउंटिंग का लेक्चर कर रहे थे, जिसमें हम लोग 6 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम लोग 7वें लेक्चर को करेंगे। साथ ही साथ पिछले 6 लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा उसको शॉर्ट में रिवीजन भी करेंगे। फिर हम लोग आज देखेंगे कि अकाउंटिंग करने का जो 2 आधार होता है, एक होता है नगद आधार कैश बेसिस, और दूसरा होता है उपार्जन आधार एक्रूअल बेसिस। उन दोनों को देखेंगे। उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखांकन का जो मापदंड होता है उसके बारे में देखेंगे। ये लेक्चर प्रेजेंट किया जा रहा है दोस्तों राहुल बनवाल के द्वारा, जो एक ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर है दोस्तों। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में दिया है और यूपीपीसीएस का मेंस दोस्तों 2021 में दिया है। ठीक है, ये कोर्स आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे आसानी से समझ पाएंगे, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में। ठीक है, और फ्री नोट्स इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कोर्स दोस्तों पूरी तरह से फ्री है, 0 रुपये आपको चार्ज किया जाएगा, लेकिन सक्सेस की गारंटी 100% है। जो भी स्टूडेंट इस कोर्स से जुड़ा रहेगा ईपीएफओ के एग्ज़ाम तक, उसका यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम चाहे वो एओईओ का हो या एपीएफसी का हो, निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, भगवान उसका कृपा उस पर हमेशा बरसाए रखेंगे और उसका जॉब जो है ईपीएफओ में 100% सिलेक्शन के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको जो पढ़ा रहा है दोस्तों वो खुद ही यूपीएससी ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर है। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको क्रिस्प पढ़ाऊँगा और वही पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में आता है। आपको जो है खुद के दिमाग में कचड़ा नहीं भरना है। मैं वही चीज़ आपके लिए दिमाग में लाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जिससे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। क्योंकि मेरा खुद ही सिलेक्शन यूपीएससी में ईपीएफओ के में जो है अकाउंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में हो चुका है। और जो एओईओ और एपीएफसी का सिलेबस है दोस्तों वो लगभग सेम है। बस एपीएफसी में थोड़ा सा वो डेप्थ में पूछता है, तो हम लोग उतना डेप्थ में पढ़ रहे हैं, तो हड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए पिछले जो 6 लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा उसको शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आज के लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इसका पीडीएफ मैं आपको भी हिंदी में भी खोल के दिखा दूंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से पढ़िए। तो देखिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको गैप बोलते हैं दोस्तों, तो ये क्या होता है? ऐसा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऐसा लेखांकन का सिद्धांत जो पूरे लगभग वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है, ताकि एक कंपनी जो भी अकाउंटिंग करेगी, जो भी लेखांकन करेगी, उसको आसानी से कंपेयर किया जा सके। क्योंकि टाटा जो प्रिंसिपल सिद्धांत को फॉलो करेगी वही रिलायंस को करना चाहिए, ताकि जब हम 2 कंपनी का कंपेयर करें या एक ही कंपनी का अलग अलग टाइम में कंपेयर करें, जैसे 2023 में मान लीजिए कंपेयर करना है टाटा का 2022 के परफॉर्मेंस से, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब एक्सेप्टेड होगा उसको फॉलो करेगी तो कंपेयर करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देख रहे थे, तो उसमें हम लोग देखे थे दोस्तों कि क्या क्या जो है फंडामेंटल बेसिक एजम्पशंस है, जिसमें मैंने बताया था आपको कि क्या क्या होना चाहिए। रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीयता। उसके बाद मैंने आपको बताया था अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, इस तरह से आपको बताया था। ठीक है ना, तो शॉर्ट में आपको देखिए वो वीडियो को जल्दी से, तो आपको याद हो जाएगा पहले का 6 लेक्चर। फिर मैंने बिजनेस एंटिटी बताया था कि बिजनेस जो होता है दोस्तों, और कोई जैसे टाटा है, रतन टाटा, और टाटा कंपनी है टाटा मोटर्स, तो दोनों अलग अलग चीज़ होता है। ठीक है, रतन टाटा इस कंपनी का क्या है, ओनर है ना, और टाटा कंपनी अलग होती है। ठीक है, ये बताया था बिजनेस एंटिटी कि बिजनेस को हम सेपरेट के रूप में देखते हैं। अगर टाटा अपने घर के लिए कोई एसी खरीदता है दोस्तों, ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको टाटा कंपनी में के खर्चे में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये बताया था आपको डिटेल में, वो वीडियो देखिए, ये शॉर्ट वीडियो है दोस्तों। ठीक है, मनी मेजरमेंट बताया था कि कोई भी चीज़ को हम लोग जब तक मनी में मेजर नहीं करते हैं तब तक उसका हम लोग अकाउंटिंग नहीं करते हैं। जैसे टाटा में मान लो दो वर्कर हैं। ठीक है, एक वर्कर, दोनों को वर्कर का इनकम जो है 15,000 रुपये है, लेकिन एक वर्कर बहुत मेहनती है और दूसरा वर्कर आलसी है। तो मेहनती वर्कर से कंपनी को फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन क्या उसके मेहनत को हम काउंट कर सकते हैं, वैल्यू में लिख सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए जो भी चीज़ को हम लोग मनी में नाप सकते हैं उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वो होता है मनी मेजरमेंट। फिर गोइंग कंसर्न को हिंदी में बोलते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, हिंदी वाला भी मैं पीडीएफ आपको खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे अभी तुरंत इसके बाद ही दिखाऊंगा। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, और ये मान के हम लोग बिजनेस करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, लेखांकन करते हैं कि बिजनेस जो है लंबे समय तक चलता रहेगा। इसीलिए जो भी परिसंपत्ति होता है, एसेट होता है, उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों। एक होता है करंट और दूसरा होता है नॉन करंट। ये सब मैंने डिटेल में आपको बताया। करंट को वो बोलते हैं चालू परिसंपत्ति और नॉन करंट को गैर चालू परिसंपत्ति। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है कि जिस तरह से देखिए, मान लीजिए अभी आप हैं, ठीक है, 1 साल के, और मान लीजिए 20 ईयर्स है,
तो अगर आपको सक्सेस को देखना है हमको कि आपने कितना परफॉर्मेंस किया, क्या आपका परफॉर्मेंस रहा, प्रदर्शन रहा, तो हम क्या करेंगे कि हम डिवाइड कर देंगे कि अच्छा 5 साल तक आपने कितना पढ़ाई किया, फिर नेक्स्ट जो है 10 साल तक आपने क्या किया, फिर 15 साल तक क्या किया और 15 से 20 साल तक क्या किया। तो उसी तरह जब भी कोई भी कंपनी होता है दोस्तों, तो उसका हम लोग देखते हैं अगर परफॉर्मेंस, तो जितना साल उसका काम होता है, जैसे कि टाटा को बने हुए तो बहुत साल हुआ और अभी 2023 चल रहा है, तो उसका जो अकाउंटिंग उसका जो समय होता है उसको हम लोग छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं। जनरली अकाउंटिंग पीरियड जो होता है दोस्तों, लेखांकन का अवधि वो 1 साल का होता है। जैसे मान लीजिए 2022 से 23, तो हम 2022 से 23 में अगर किसी कंपनी का देखेंगे तो देखेंगे कि यार इस समय में उसका खर्चा कितना हुआ है, उसका कितना जो है प्रॉफिट हुआ है, उसका कितना आय हुआ है ना, उसके पास कितना संपत्ति है, उसके पास कितना जो है पूंजी है, ये तो जितना भी उसी को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। समझ में? अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक समय अंतराल समझ लीजिए, जिस अंतराल में हम लोग किसी कंपनी का परफॉर्मेंस को देखते हैं। ठीक है, वो 1 साल भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, वो वेरी करता है। ठीक, उसके बाद कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि किसी भी चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं कॉस्ट पे, लागत पे। और लागत कौन सा को कॉस्ट होता है, ये होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जिस रेट पे खरीदे हैं उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई गाड़ी खरीदा, कार, ठीक है, इसको लिया मान लीजिए 10 लाख में, तो क्या ये तो हम लोग लिखेंगे कि मेरा कॉस्ट जो है खर्चा हुआ है 10 लाख। ठीक है, मान लीजिए इस गाड़ी का रेट अगले साल घट के 8 लाख हो गया, तो आप अपने जो लेखांकन का जो बुक होगा, अकाउंटिंग का बुक होगा, किताब होगा, उसमें आप कॉस्ट को 10 लाख ही लिखेंगे दोस्तों, उसको घटा के 8 लाख नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट कंसेप्ट, मतलब जिस रेट पे आपने शुरू में ख़रीदा था, जिसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, उसी पे आप जो है क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, जो कॉस्ट होता है, उसमें सिर्फ उस सामान का लागत नहीं होता है, बल्कि जैसे मान लीजिए आपने कोई मशीन लगाया, ठीक, आटा चक्की लिया जिसमें आटा पिसाता है, उसके लिए आपके लिए तो उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका कॉस्ट होगा इस मशीन का प्राइस प्लस इसको जहाँ पे आप लगाएंगे तो वहाँ पे आप सीमेंट का बनाएंगे, फिर वहाँ पे इसको गाड़ेंगे, उसके बाद चक्की को जो दोस्तों यहाँ पे खड़ा करेंगे, है ना, उसके बाद इसमें पट्टी वट्टी लगाएंगे। तो बोल रहे हैं कि जितना भी मशीन में लाने से लेके, मतलब इसका ओरिजिनल प्राइस प्लस लाने ले जाने ट्रांसपोर्टेशन खर्चा प्लस इसको लगाने का खर्चा प्लस शुरू में चालू करने तक का खर्चा इसमें शामिल होता है दोस्तों। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब आपने कितना मशीन खरीदा, प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कितना उसको ट्रांसपोर्ट करने में लगा, प्लस इंस्टॉल करने में कितना टाइम पैसा खर्च हुआ, और मेकिंग द एसेट रेडी फॉर यूज, और इसको जब आपने सब चीज़ फिट फाट कर लिया, फिर जब चलाए तो चलाने तक मशीन जब पहली बार रन की तो उस समय तक आपको कितना मशीन में खर्चा हुआ, लगाने में, ठीक है, ख़रीदने में और उसको चालू करने में, तो उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। समझ में आया? और उसी प्राइस को हम लोग नोट करते हैं। और मान लीजिए 10 साल के बाद या 1 साल के बाद ये मशीन का रेट घट गया, और आटा चक्की का मशीन है, मान लीजिए 1 लाख रुपये आपको टोटल उसका लगा मशीन खरीदने में और लगाने में और चलाने में शुरू में, तो 1 लाख आपका खर्चा हुआ टोटल। लेकिन मान लीजिए कि इस मशीन का क्या 1 लाख रेट रहेगा 1 साल बाद? नहीं, ये घट के मान लो हो गया 90,000, तो फिर भी आप 90,000 को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि मेरा मशीन का खर्चा 90,000, नहीं, आप रिकॉर्ड करेंगे 1 लाख पे, जिस रेट पे आपने ख़रीदा था प्लस आप जितना उसको लाने ले जाने में और इंस्टॉल करने में खर्च हुई दोस्तों। ठीक है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक, डुअल एस्पेक्ट मैंने बताया था, द्विपक्षीय था, दो चीज़ को हम लोग देखते हैं कि क्या आया और क्या गया। जैसे मान लीजिए आपने मैगी ख़रीदा, तो मैगी आपने 10 रुपये का ख़रीदा, ठीक है, तो आपके जेब से क्या गया, 10 रुपये गया, और क्या आपके पास आया, मैगी आया, तो दोनों आप लिखेंगे कि चूँकि मैगी आया तो जो आता है उसको हम लोग डेबिट बोलते हैं, और जो जाता है उसको क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो डेबिट में क्या होता है, जब को क्या आया, क्या प्लस हुआ, प्लस मतलब क्या आया, और क्रेडिट मतलब क्या गया, नेगेटिव। तो डेबिट मतलब आ रहा है, क्या आ रहा है, पैसे, मेरे पास मैगी आ रहा है, तो मैगी को लिख देंगे डेबिट में, और क्रेडिट मतलब क्या जा रहा है, क्या जा रहा है आपके पास, कैश, तो कैश हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो हो रहा है वो जल्दी लेक्चर हो रहा है क्योंकि मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक, डिटेल में देखें तो आप पहले वाला वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा, एक बार देख लेंगे तो रिवाइज करने में अच्छा हो रहा है। ठीक, तो वही बोल रहा है, डुअल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कोई भी लेन देन होता है उसका 2 पहलू होता है। ठीक है, क्या आता है क्या जाता है। ठीक, तो उसी तरह ये है, जैसे एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों परिसंपत्ति, ठीक, और लाइबिलिटी को बोलते हैं देनदारी,
देनदारी या देयताएँ, ठीक। कैपिटल को बोलते हैं पूंजी। तो वही हर चीज़ का दो पहलू होता है, उस यही इक्वेशन से पता चलता है। जैसे मान लीजिए आपने मैगी ख़रीदा, ठीक है, तो मैगी आपके पास क्या है, क्या आ गया, ये परिसंपत्ति हो गया, और मतलब एसेट हो गया। और कैसा परिसंपत्ति, 1 साल से कम, क्योंकि मैगी आप लाएंगे और कल ही मतलब 1 साल के अंदर ही खा जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी जो डे टू डे होता है उसको हम लोग करंट बोलते हैं, ये आपको बताया था डिटेल में, मतलब जो रेगुलर होता है। तो मैगी एसेट देखिए, तो मैगी आपका बढ़ा, मतलब एसेट बढ़ा, पॉजिटिव हुआ, ठीक है। मैगी जब आपने ख़रीदा दोस्तों, तो आपके पास जो पैसा था, पैसा घट गया। तो पूंजी में एक परिसंपत्ति में एक चीज़ होता है, एसेट होता है। तो मैगी आपका बढ़ा लेकिन पैसा आपका घटा, है ना। तो देखिए जो चीज़ घटा, पैसा घटा 10 रुपये और 10 रुपये का मैगी बढ़ा, तो हुआ ना। कोई भी जब लेन देन हुआ तो दो पहलू उसका हुआ, पैसा घटा मतलब कुछ चीज़ घटता है, कुछ चीज़ बढ़ता है। बात समझ में आए? तो ये चीज़ है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट दोस्तों ये बोलता है कि जब पैसा आए तभी उसको रिकॉर्ड कर लो। ये मत देखो जब कोई भी लेन देन हुआ, कोई भी लेन देन हो रहा है उसी समय उसको रिकॉर्ड कर लो। ये मत देखो कि पैसा कब मिला है, पैसा कब मिला है वो हमको नहीं देखना है। हमको देखना है कि सामान का, कोई भी चीज़ का लेन देन कब हुआ है, पैसा कभी भी मिले, उसी को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको आगम परिकल्पना, ठीक है। आगम परिकल्पना, आगम कॉन्सेप्ट, मतलब जब कोई चीज़ सामान बिक रहा है, चाहे पैसा कभी भी मिले, खरीद बिक्री हो रही है सामान की, तभी उसको हम रिकॉर्ड कीजिए, ना कि पैसा कब मिले, ठीक। उसका मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब क्या हम लोग करते हैं, मैच करते हैं, है ना, समतुल्यता जिसको बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जिस साल का खर्चा है उसी साल का हम लोग आय निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए टाटा है, टाटा कोई गाड़ी बना रही है, ठीक। तो गाड़ी बनाने के लिए इसको चक्का चाहिए, स्टील चाहिए, सब चीज़ चाहिए। तो टाटा देखेगी कि इस गाड़ी को, मान लीजिए एक गाड़ी है, यही गाड़ी इसी साल बिक गई, तो टाटा सिर्फ ये देखेगी कि इस साल को गाड़ी जो बिकी है, ये गाड़ी, उसको बनाने में मेरे को कितना खर्चा हुआ। तो जिस साल जो चीज़ में हमको आय हो रहा है, जो चीज़ मेरा इनकम हो रहा है, उसी चीज़ को बनाने में मुझे कितना व्यय करना पड़ा, मतलब जितना इनकम मुझे हो रहा है उसको बनाने के लिए मुझे कितना एक्सपेंस करना पड़ा। तो जिस साल का इनकम हम देखेंगे उसी साल का खर्चा देखेंगे दोस्तों, ठीक है। यही बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, समझ में आया। जिस साल का इनकम उस साल का खर्चा, जिस साल का इनकम उस साल का खर्चा, ऐसे आप ये याद रखिएगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और समझ में भी आएगा। जिस साल का एक्सपेंस खर्चा हो उसी साल का आपको रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब आय, उससे आपको मैच करना है, ठीक, समझ गए। अच्छा, फुल डिस्क्लोजर मतलब क्या बताया था, जितना भी चीज़, जिसे हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण प्रस्तुतिकरण। जिस चीज़ से भी कोई निर्णय प्रभावित होता है, कोई भी डिसीजन प्रभावित होता है, उसको पूरी तरह से आपको दिखाना चाहिए। जैसे कोई भी कंपनी है, ठीक है, तो ये क्या क्या चीज़ दिखाएगी, तो बोल रहा है कि जो भी चीज़, मान लो कोई इन्वेस्टर है, निवेशक है, अब निवेशक को पूरा जानकारी होना चाहिए कि ये जो कंपनी है, फलाना कंपनी, उसका कितना फ़ायदा हो रहा है, उसका कितना नुकसान हो रहा है, इस कंपनी ने कहाँ कहाँ जो है अपना पूंजी लिया है, कहाँ कहाँ इसके पास परिसंपत्ति है, कितना लोन लिया है। तो पूरा जानकारी इस निवेशक को होना चाहिए, तभी ये निर्णय ले पाएगा। तो जितना भी ज़रूरत का चीज़ है, जो भी मटेरियल चीज़ है, मटेरियल मतलब होता है इम्पोर्टेंट, और जो भी रेलिवेंट चीज़ है, सभी पूरी तरह से और कम्प्लीटली डिस्क्लोज होना चाहिए ये वाला अकाउंटिंग में। मतलब लेखांकन का जो भी किताब होता है, हमने पढ़ा था, जर्नल होता है, लेजर होता है ना, सबको बताया था आपको डिटेल में। तो वो पूरी तरह से डिस्क्लोज होना चाहिए, तो तभी निवेशक जो है फैसला ले पाएगा। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, अभी इसका हिंदी पीडीएफ आपको दिखाऊंगा, तो हिंदी मीडियम के बच्चों आसानी समझ में आएगा, ठीक। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो चीज़ आप एक बार फॉलो कर रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए मेरा अकाउंटिंग का लेक्चर डेली 9 बजे आ रहा है, तो डेली जो है 9 बजे आना चाहिए, उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। अगर आपने आज 8 घंटा पढ़ा तो कल भी आप 8 घंटा पढ़ेंगे, और परसों भी पढ़ेंगे और नरसों भी पढ़ेंगे, डेली पढ़ रहे हैं, तो आप, इसका मतलब आप क्या हैं, कंसिस्टेंट हैं, ठीक। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी है, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, अगर कोई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या लेखांकन का सिद्धांत को फॉलो कर रही है इस साल, तो आने वाले साल में भी वो वही फॉलो करेगी, बार बार चेंज नहीं करेगी, उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट दोस्तों, ठीक।
ताकि अगर एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं उसका कि इस साल उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, अगले साल क्या रहा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है दोस्तों, ठीक है, मान लो इस साल वो कुछ मेथड फॉलो की और कुछ उसका प्रॉफिट आया, इस मेथड को फॉलो की तो कुछ उसका लाभ आया, ठीक है। अगले साल मान लो मेथड को चेंज कर दिया और लाभ कुछ और आया, तो क्या आप कंपेयर कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। अगर दोनों बार सिद्धांत सेम फॉलो करेगी, नियम सेम फॉलो करेगी, तभी आप कंपेयर कर सकते हैं ना। जैसे आपको दूध लेना है, ठीक है, तो आप चेक करना चाह रहे हैं कि यार कि पिछले साल के कल जो है दूध गाढ़ा था या हल्का था। तो मान लीजिए आज आपने जर्सी गाय का दूध लिया और कल आपने जैसे भैंस का दूध लिया, तो कंपेयर कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सिद्धांत है, मतलब आज अगर जर्सी गाय का दूध लिए तो कल भी आप उसी जर्सी गाय का दूध लीजिए और उसी किसान से लीजिए या गवाला से लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि दूध की क्वालिटी क्या है। तो उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। जो एक बार अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हैं उसी को आप आने वाले समय में फॉलो करते रहिए। फिर कंजर्वेटिज्म मतलब बोलते हैं रूढ़िवादिता। रूढ़िवादी लोग कौन होता है? जो सब चीज़ को कम करके दिखाता है, या मतलब बहुत कंजर्वेटिव होता है, फूंक फूंक के कदम रखना, है ना, रूढ़िवादिता बोलते हैं उसको। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको फ्यूचर में लॉस होने वाला हो तो आप उसको लिखो, आप उसको दिखाओ अपने बुक में, अकाउंटिंग बुक में दिखाओ, लेखांकन का किताब में। लेकिन जब आपको लगे कि प्रॉफिट होने वाला है तो आप उसको मत लिखो, ठीक है। इसी को बोलता है कि जब प्रॉफिट अगर होने वाला है तो आप उसको मत लिखो, लेकिन लॉस अगर होने वाला है कि लग रहा है कि लॉस होगा, एंटीसिपेटेड है, मतलब फ्यूचर में है, तो उसको आप लिखो। लेकिन अगर कोई गेंस है, कोई फ़ायदा है जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, मतलब अभी तक आपको नहीं मिला है, तो उसको आप इग्नोर कर दो। समझ में आया? और जो भी प्रॉफिट लिखो कि जो आपको प्रॉफिट हो चुका है उसको ज़्यादा करके मत लिखो, दिखाओ। समझ में आया? उसी को ना बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। जैसे हम लोग का होता है, कोई पूछता है कि यार कितना रोटी खाएगा, तो आप क्या बोलते हैं? हम बढ़ा के तो नहीं ना बोलते, क्योंकि अगर मम्मी बोल दे कि यार कि अगर बचेगा तुम्हीं को खाना पड़ेगा, तो आप क्या बोलेंगे? सेफ साइड पे रखेंगे, बोलेंगे ठीक है। आप मान लो वो 5 का भूख है तो आप बोलेंगे 4 खाएंगे, है ना, मतलब कम करके दिखा रहे हैं, ज़्यादा नहीं। भले एक्स्ट्रा मिलेगा तो बाद में दबा देंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं अभी 4 ही खाएंगे, क्योंकि अगर बासी बचेगा फिर आप ही को खाना पड़ेगा, अगर ये कंडीशन रहे। तो उसी को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। मतलब अगर आपके पास हानि है तो आप उसको दिखाइए, फ़ायदा हो रहा है तो मत दिखाइए, अगर फ्यूचर में हो रहा है तो, ठीक है। और जो भी फ़ायदा आपको अभी हुआ है उसको ज़्यादा करके मत दिखाइए, ठीक। फिर अगला है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब समझ लीजिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। मटेरियल मतलब इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। तो ये सिद्धांत ये बोलता है कि जो चीज़ बिजनेस के लिए ज़रूरी है उसको दिखाना चाहिए, और जो छोटा मोटा छुटपुट चीज़ है जिससे निर्णय प्रभावित नहीं होता है उसको मत दिखाइए। समझ में आया? जैसे मान लीजिए टाटा है दोस्तों, ठीक है, उसकी मीटिंग हुई एक दिन, मीटिंग में 100 लोग पहुँचे और सब लोग जो है 5 रुपये का चाय पिए, तो टोटल चाय कितना खर्च हुआ? 500 रुपये, ठीक है। टाटा की नेट जो कंपनी है दोस्तों वो कितने की होगी? करोड़ों की होगी, अरबों की होगी। उसके लिए 500 रुपये कुछ है दोस्तों? नहीं है। तो मटेरियल चीज़ ये बोलता है कि जो चीज़ बिजनेस के लिए ज़रूरी है और जिससे बिजनेस प्रभावित होता है उसी को आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। बाकी जो छुटपुट चीज़ है उसको आप नेगलेक्ट कर दें, ठीक है, उसको मत दिखाइए, ठीक। समझ में आया? चलिए, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता मतलब जो भी आप लिखें, बुक में लिखें, लेखांकन करें, तो आप ऐसे ही अपने मन से मनगढ़ंत चीज़ मत लिख दीजिए। अपना मन से मत लिखिए कि आप पूर्व धारणा के आधार पे कि अच्छा इतना लाभ हुआ होगा, अच्छा इतना हुआ होगा, इतना खर्चा हुआ होगा। जो भी आप बोलें वो रसीद के दम पे बोलें, कि अच्छा बिल के आधार पे बोलें कि अच्छा इतने का सामान आया, बिल मतलब कुछ प्रूफ के आधार पे। उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव रह के नहीं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में अंतर होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठता और सब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठता नहीं होना। तो जब कोई वस्तुनिष्ठ होता है इसका मतलब क्या होता है कि वो जब भी कोई चीज़ फैसला लिया जाता है तो वो किसी आधार पे लिया जाता है, रसीद पे, बिल पे। और सब्जेक्टिव जैसे यूपीएससी मेंस का पेपर जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। इसमें कुछ भी लिखेंगे आप, मतलब अपने अपने भाषा के पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जैसे लिख दिया कि भारत को एग्रीकल्चर को ग्रोथ करने के लिए, कृषि क्षेत्र को ग्रोथ करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो लगभग सभी लोग अपना अलग अलग हिसाब से आंसर देंगे, ठीक है। और सभी आंसर लगभग जो है सही होगा क्योंकि वो सब्जेक्टिव है। लेकिन बोल देगा कि
मोदी गवर्नमेंट ने कब तक किसानों का आय डबल करने का टारगेट रखा है, तो आप बोलेंगे 2022 तक टारगेट था। तो 2022 क्या है, ऑब्जेक्टिव चीज़ है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। समझ में आया? सब लोग को बोलना पड़ेगा 2022, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जो भी आप बोलिए वो आप किसके आधार पे बोलेंगे दोस्तों, अपना बायस, अपना पूर्व धारणा जो है उसको साइड में रखेंगे, रसीद वसीद बिल के आधार पे बोलेंगे, ठीक है, मतलब कोई प्रूफ के आधार पे। उसके बाद हम लोग देखे थे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो सिस्टम जो अकाउंट लेखांकन का जो सिस्टम होता है, प्रक्रिया प्रणाली होता है, वो दो होता है। एक होता है एकल प्रविष्टि और दूसरा होता है डबल प्रविष्टि। तो एकल प्रविष्टि मतलब क्या होता है, बोला था मैंने कि उसका हम लोग एक पहलू देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई दुकानदार है दोस्तों, उसका गेहूं का बिजनेस है, तो सिर्फ वो ये नोट करे कि गेहूं मैंने गेहूं वो राम को बेचा। सिर्फ वो ये नोट करे कि मैंने जो है राम को गेहूं बेचा तो मुझे बदले में 10,000 रुपया मिला। तो सिर्फ वो ये नोट करे कि मेरे पास कैश मतलब रोकड़ कितना आया, तो मेरे पास रोकड़ आया कितना, 10,000 रुपया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री। सिर्फ वो किसको नोट कर रहा है, पैसा को। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसका भी गेहूं का बिजनेस है, वो बोला कि राम को मैंने गेहूं बेचा 1,000 रुपये का, सॉरी 10,000 रुपये का गेहूं बेचा। तो अगर वो नोट करे कि मेरे पास गेहूं जो था, ये मान लीजिए एक बोरा का दाम, गेहूं का दाम था 1,000, तो वो 10 बोरा गेहूं बेचा, तो वो लिख देगा पहले कि मेरे पास पहले मैंने गेहूं बेचा कितने का, 10,000 का। तो 10,000 रुपये का गेहूं उससे उसके पास से कम हो गया, और पैसा कितना उसके पास आया दोस्तों, 10,000 रुपये। तो वो दो चीज़ नोट कर रहा है, एक चीज़ वो कर रहा है कि पैसा कितना आया, और दूसरा कितने का गेहूं उसके पास से चला गया। तो जो दोनों चीज़ नोट कर रहा है उसको डबल एंट्री बोलते हैं, ठीक है, दोहरा प्रविष्टि प्रणाली। और जो एक एंट्री कर रहा है, जैसे ये वाला जो दुकानदार था वो सिर्फ पैसा को नोट कर रहा था, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल एंट्री या एकल एंट्री। बात समझ में आया? सिंपल है ना, बहुत आसान है ना, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों वो पढ़ेंगे, अच्छा अभी मैं आपको हिंदी का PDF दिखा देता हूँ, ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, ये हिंदी मीडियम के लिए PDF है। तो मैंने बता दिया सामान्यतः मान्य लेखन सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, ठीक है, जिसको जनरल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल बोलते हैं। तो वैसा प्रिंसिपल जो लगभग सभी लोग फॉलो करते हैं, जिसमें जो है संकल्पना होता है, अवधारणा होता है, ये सब हो सकता है, ठीक। आधारभूत सैद्धांतिक संकल्पनाएं क्या होता है, मैंने बताया था, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है, कंपेरेबिलिटी, ये सब बताया था, समतुल्यता। व्यवसायिक इकाई का कॉन्सेप्ट क्या है कि व्यवसाय अलग होता है और मालिक अलग होता है, ठीक। उसका मुद्रा मापन क्या होता है, जिसको हम लोग मुद्रा में नाप सकते हैं उन्हीं को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जिसको मुद्रा में ना नाप सकते हैं उसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक। सतत व्यापार क्या होता है कि बिजनेस जो है लंबे समय तक चलता रहेगा, ठीक है। लेखांकन अवधि क्या होता है कि ऐसा समय जिसमें हम लोग किसी कंपनी का कितना लाभ हुआ है, कितना उसको हानि उठानी पड़ी, उसको नोट करते हैं, ठीक। लागत संकल्पना क्या होता है, जिस चीज़ पे हम लोग किसको खरीदते हैं लागत मूल्य पर, उसी को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कितना में हमने खरीदा, कितना उसको ट्रांसपोर्टेशन परिवहन लगा, कितना उसको बनाने में लगा, और वो सभी व्यय शामिल है जो उसको काम में लाने योग्य है। मतलब शुरू में हम लोग कोई भी चीज़ खरीदे और उसको शुरू में जैसे यूज किए तो चलाने तक कितना समय हुआ फर्स्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं लागत मूल्य, ठीक। द्विपक्षीय संकल्पना बताएगा तो कि हर चीज़ का दो पहलू होता है, ठीक है, दो स्थानों पर होता है। जैसे कि मैंने मैगी का एग्जांपल दिया था, तो मैगी हमने ख़रीदा तो मेरे पास मैगी आया, तो मैगी आया तो वो एक तरह का चालू जो है परिसंपत्ति है, तो वो आया, प्लस मेरे पास पैसा गया, तो चालू परिसंपत्ति में ही रोकड़ आता है, पैसा आता है, तो पैसा मेरे पास घटा। तो कोई चीज़ घटा वो भी लिखते हैं, कोई चीज़ आया वो भी लिखते हैं, ठीक है। इसको द्विपक्षीय संकल्पना बोलते हैं, ठीक। आगम मान्यता क्या होता है, जब कोई भी लेन देन होता है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ना कि ये नहीं, ये इस आधार पर नहीं करते हैं कि रोकड़ कब आया, ठीक है। जब कोई चीज़ तभी रिकॉर्ड कर लो जब हम लोग को लेन देन हुआ है, पैसे पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ठीक है। मैगी मान लीजिए मैंने आज ख़रीदा शर्मा जी की दुकान से, ठीक है, उधार पे, तो हम उसी दिन लिख देंगे कि राहुल का खर्चा हो गया 2 मैगी का 20 रुपया, ठीक है। मान लीजिए हमने पैसा दिया 5 दिन बाद, फिर भी हम लोग आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे कि हम जो है आज ही मैगी खरीदे हैं, कितना, 2 पैकेट 20 रुपये का, ठीक। पैसा आप कभी भी दीजिए, उसी को बोलते हैं आगम मान्यता। जब जिस दिन लेन देन हुआ उसी दिन लिख लो उसको, ठीक है। चलिए, आगम व्यय मिलान की मैंने क्या बताया था कि जिस भी लेखांकन अवधि का जो खर्चा होता है उसके आय से हम लोग
क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक, उसी को बोलते हैं आगम व्यय मिलान। मैंने टाटा का एग्जांपल दिया था कि टाटा अगर कोई गाड़ी है, अगर इसी साल बेच रही है, तो हम लोग देखते हैं तो इसी गाड़ी को बनाने के लिए जिससे टाटा ने पैसा कमाया है, इस गाड़ी को बेच के पैसा तो कमाया है, हम लोग देखेंगे इसी गाड़ी को बनाने में कितना खर्चा हुआ है। तो जो आगम माने कि क्या मेरा आ रहा है और कितना खर्चा हो रहा है, हम लोग देखते हैं कि उसी अवधि में, लेखांकन अवधि में ही कितना मुझे हुआ है। पिछले साल हुआ है तो उसको इस साल से हम लोग नहीं करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, इस साल का खर्चा और इस साल का आय मिलाना चाहिए, तो तभी हम लोग निकाल पाएंगे कि कितना हम लोग को फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है दोस्तों। ठीक, पूर्ण प्रस्तुतिकरण मैंने बताया था कि जितने भी ज़रूरत का सामान है, ज़रूरत का चीज़ है, उसको पूर्ण रूप से प्रस्तुत करो ताकि जो भी लोग फैसला ले रहे हैं उसको सहूलियत हो। समानुरूपता क्या बताया था कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी से मिलाने की तुलना करने के लिए और एक कंपनी को अपनी कंपनी से ही मिलाने के लिए, जैसे 2022 में कंपेयर करना है टाटा का और 2023 में, तो उसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, जो भी वो लेखांकन का सिद्धांत को फॉलो करें वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम लोग मिला पाएंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं सम अनुरूपता। ठीक, उसके बाद विवेकशीलता। विवेकशीलता का भी मतलब वही है जो मैंने बोला था कि आप क्या होना पड़ेगा आपको। ठीक है, विवेकशीलता बोलिए या इसको हम लोग बोल दिए रूढ़िवादिता, दोनों सही है। कंजर्वेटिज्म, कि आप कंजर्वेटिव रहिए, आप जो भी फायदा होने वाला है उसको बढ़ा चढ़ा के मत दिखाइए, लाभ को अनावश्यक रूप से बढ़ा कर मत दिखाइए, और जो भी आपका अनुमानित हानि होने वाला है उसको आप उसका प्रावधान कर लीजिए, उसको लिख दीजिए, लेकिन अनुमानित लाभों पर ध्यान नहीं दीजिए। सारता मैंने बताया था कि जो चीज़ ज़रूरी है, महत्वपूर्ण तथ्य है, उसी को आप नोट कीजिए। मैंने दिया था टाटा का एग्जाम्पल और बोला था 500 रुपये का चाय अगर कहीं खर्चा हो गया टाटा का, तो टाटा करोड़ों की संपत्ति है टाटा की, तो आप 500 रुपया जो है टाटा कंपनी में खर्चे में नहीं जोड़ेंगे। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, सारता। वस्तुनिष्ठा का एग्जाम्पल दिया था बिल का, कि इस प्रकार लेखांकन होना चाहिए कि वो जो है पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि मुझे ये लग रहा है, ऐसा नहीं, जो भी हो रसीद के बल पे हो। ठीक, लेखांकन प्रणाली। ठीक है, तो मैंने बताया था 2 लेखांकन प्रणाली होता है, एक द्विअंकन डबल एंट्री और तीसरा होता है एकल एंट्री। मैंने एग्जांपल दिया था गेहूं का और किसान का। अगर कोई किसान गेहूं बेचता है और सिर्फ लिखता है कि मैंने कितना पैसा कमाया, तो उसको हम लोग बोलेंगे एकल। और कोई मतलब दुकानदार है, वो गेहूँ बेच रहा है और ये भी नोट कर रहा है कि मेरे पास कितना गेहूँ गया, कि मैंने कितना गेहूँ बेचा और कितना पैसा आया, दोनों को रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं द्विअंकन प्रणाली। जितने भी विश्व की लगभग कंपनी है दोस्तों, द्विअंकन प्रणाली को ही फॉलो करती है। ठीक है, उसी से करती है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि लेखांकन के आधार। ठीक है, तो ये आज हम लोग का टॉपिक है, लेखांकन के आधार। तो देखिए, तो इसको हिंदी में बोलते हैं अकाउंटिंग बेसिस या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और इसको बोलते हैं लेखांकन के आधार। तो देखिए, जब भी हम लेखांकन करते हैं दोस्तों, उसको 2 आधार पे करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कैश और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एक्रूवल। कैश को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों क्या, रोकड़। ठीक है, कैश को क्या बोलते हैं दोस्तों, रोकड़, या इसको हम ऐसे बोल देंगे नकद। नकद बोलिए ज़्यादा अच्छा है, कैश मतलब नकद। नकद होता है कि नगद होता है, नकद होता है। ठीक, नकद। और एक्रूवल को हम लोग बोलते हैं दोस्तों उपार्जन। अर्जन मतलब कमाना, उप मतलब अलावा होता है ना, उप सभापति, सभापति के नीचे। ठीक है, चलिए, तो लेखांकन का 2 आधार होता है। लेखांकन जो हम लोग करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, उसका 2 बेसिस होता है। किस आधार पे करते हैं, एक होता है कैश के आधार पे और दूसरा होता है एक्रूवल या उपार्जन के आधार पे। तो एक लेखांकन जब हम लोग कैश के आधार पे करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं दोस्तों कि पैसा कब आ रहा है, कब जा रहा है। ठीक है, ये सिर्फ वही देखेंगे, ये नहीं मतलब है कि किस साल का पैसा है, समझना है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, अभी 2023 चल रहा है, ठीक है, टाटा। मान लीजिए टाटा को 2023 में 10 लाख रुपए प्राप्त हुआ गाड़ी से। ठीक है, जिसमें से जो 2 लाख रुपए था दोस्तों, उसको पिछले साल गाड़ी उसने टाटा में बेचा था, तो उधार उसको मिल गया, उधार मिला। समझ में आया मैंने क्या बोला। टाटा को 2023 में जो उसने गाड़ी बेचा, नई गाड़ी बना के, वो 10 लाख रुपए
बेचा कैश में, ठीक। और 2 लाख रुपए टाटा को उधार में मिला, जो उसने पहले गाड़ी बेचा था, लेकिन उसका पेमेंट अभी मिला है टाटा को, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए, तो जब हम लोग कैश या नकद के आधार पे हम लोग लेखांकन करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि टाटा को जो रेवेन्यू मिला है दोस्तों, या जो टाटा को आय हुआ है, जितना उसने पैसा इनकम कमाया है, वो कितना कमाया है, 10 लाख और 2 लाख, तो 12 लाख, ठीक है। तो कैश के आधार पे जब हमने अकाउंटिंग किया तो हमने ये बताया नकद के आधार पे कि टाटा को रेवेन्यू जो आय मिला है वो हुआ है 12 लाख, ठीक है। तो कैश बेसिस में या नकद में सिर्फ आपको यही देखना है कि पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, चाहे वो पैसा किसी भी साल का हो, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एक्रूवल बेसिस करते हैं, उपार्जन, तो हम लोग दोस्तों ये सिर्फ इसमें देखते ये हैं कि सबसे पहले तो ये जो पैसा होना चाहिए वो उसी साल का होना चाहिए जिस साल हम लोग लेखांकन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 2023 का लेखांकन कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे क्या जो मेरे पास लेन देन हुआ है, भले पैसा मिला है नहीं मिला है अलग बात है, क्या जो लेन देन हुआ है वो 2023 में हुआ है, अगर हम 2023 का कर रहे हैं तो देखिए, तो 10 लाख की जो गाड़ी टाटा ने बेचा है, पैसा छोड़िए अभी मिला है कि बाद में मिला है, पैसा जो अभी 10 लाख बेचा है टाटा, कब बेचा है, 2023 में। तो हम लोग लेखांकन कब कर रहे हैं दोस्तों, एक्रूवल में कब करते हैं लेखांकन, उसी साल का मान लीजिए कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे अच्छा 10 लाख का टाटा गाड़ी बेचा है, कब बेचा है, 2023 में, लेखांकन कर रहे हैं 2023 का, तो इसको नोट करो, 10 लाख रुपये आप नोट करो, भले पैसा मिला है या नहीं मिला है। दूसरा, ये जो 2 लाख है दोस्तों, ये बताइए ये पैसा जो टाटा को 2 लाख मिला है वो किस साल का पैसा है, वो पिछले साल का पैसा है, मैंने बताया था टाटा ने उधार में 2 लाख का गाड़ी बेचा था, पैसा भी मिला। अब तो जब हम लोग 2023 का अकाउंटिंग कर रहे हैं एक्रूवल बेसिस के आधार पे, उपार्जन के आधार पे, तो हम लोग पिछले साल में जो हमको पैसा मिलना चाहिए वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस साल का देखेंगे सिर्फ कि इस साल टाटा ने कितने का गाड़ी बेचा, भले पैसा पिछले साल का मिल गया, ठीक है। तो ये नहीं देखते हैं, बात समझ में आया। तो मेरा एक्रूवल के आधार पे जो कमाई होगा, रेवेन्यू होगा, वो कितना होगा, 10 लाख, 12 लाख नहीं होगा। क्यों 2 लाख को हम लोग हटा दिए, क्योंकि 2 लाख जो था वो उधार में था, वो पिछले साल का, इस साल का नहीं है, समझ में आया। पिछले साल टाटा ने गाड़ी बेचा तो उसका है। एक्रूवल में हम लोग देखते हैं सिर्फ इस साल का, पिछले साल का नहीं देखेंगे, भले पैसा मिला है इस साल या नहीं मिला है। अगर 10 लाख मान लीजिए टाटा का, अब इसी क्वेश्चन में मान लो 2023, ठीक है, 2023 में टाटा ने गाड़ी बेचा उधार में, ठीक है, कितने का, 10 लाख का इस साल का, और इसी साल टाटा को उधार का जो उसने 2 लाख का गाड़ी बेचा था वो मिला, तो 2 लाख 10 लाख का उधार बेचा, ठीक है, और 2 लाख रुपया पिछले साल का उसको मिला, पिछले साल का, ठीक है। तो अगर हम कैश के आधार पे या नकद के आधार पे अगर अकाउंटिंग करें तो सिर्फ हम ये लिखेंगे कितना मुझे कैश मिला है, वो इस साल का हो या कोई भी साल का हो। तो देखिए उधर ये जो 10 लाख का गाड़ी टाटा 2023 में बेचा था उसका पैसा अभी तो नहीं मिला है, तो 10 लाख को हम नोट नहीं करेंगे। 2 लाख को मिला है पैसा टाटा को, किस साल का है नहीं देखना है, पैसा मिला है नोट करो 2 लाख। तो कैश के आधार पे जब हम लोग नकद के आधार पे अकाउंटिंग करें तो हम लिखेंगे ये कि हमारा जो रेवेन्यू मिला है, हमको जो आय मिला है वो कितना है, 2 लाख, समझ में आया। जब हम लोग करेंगे एक्रूवल के आधार पे, अगर हम लोग इसी का अकाउंटिंग करें दोस्तों एक्रूवल के आधार पे, या हम लोग बोलेंगे उपार्जन के आधार पे, तो हम लोग ये मतलब नहीं है कि पैसा आया है, नहीं, पैसा होना चाहिए इस साल का। तो 2023 का पैसा मिला है नहीं मिला है, फिर भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्रूवल में या उपार्जन में हम लोग ये नहीं देखते हैं कि पैसा कब मिला, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि क्या लेन देन हो गया है, सामान बिक गया है, कितने का, 10 लाख का। तो हमको जो रेवेन्यू हुआ है उपार्जन के अनुसार, एक्रूवल बेसिस के अनुसार कितना हुआ है, 10 लाख। बात समझ में आया। इसी में एक चीज़ और लेते हैं तो थोड़ा और आपको क्लियर होगा। मान लीजिए इसी में 2023 में ही टाटा ने, ठीक है, ये बोला कि हम जो है इस साल 10 लाख का गाड़ी बेच दिया 2023 में, ठीक है, और टाटा ने 20 लाख रुपया लोगों से ले लिया और बोला कि आपको गाड़ी 2024 में हम देंगे। कब देंगे दोस्तों, 24 में। अभी गाड़ी नहीं दिया है, लोगों से पैसा ले लिया। इस पैसा को हम लोग बोलते हैं प्रीपेड इनकम,
टाटा को इनकम अभी पहले ही हो गया, अभी गाड़ी नहीं बेचा है, एडवांस में पैसा ले लिया, ठीक है, एडवांस में पैसा ले लिया। किस साल का? 24 का। तो मैंने आपको बताया था कि एक्रूवल में हम लोग देखते हैं, उपार्जन में हम लोग सिर्फ देखते हैं इस साल का, भले पैसा मिला या नहीं मिला। तो इस साल टाटा ने 2023 में जो गाड़ी बेचेगा, कितने का बेचेगा? 10 लाख का। 2024 से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 2024 का हम नोट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्रूवल में हम लोग सिर्फ देखेंगे दोस्तों इस साल का, भले पैसा हमें कैश में मिला हो या उधार में बेचे हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ इस साल का देखेंगे, ठीक है। अगर हम कैश के आधार पे करेंगे दोस्तों, कैश के आधार पे, तो देखिए ये जो 10 लाख का पैसा था ये हमें मिल गया कैश में इस साल। अच्छा, 2024 के लिए भी हम लोगों ने पैसा ले लिया है, ठीक है, भले हम गाड़ी देंगे उनको अगले साल, लेकिन एडवांस में हम पैसा ले लिए हैं 20 लाख, और ये 10 लाख हम लोगों ने इस साल जो बेचे हैं उससे हमको कैश मिला। तो कैश में हम लोग जब भी करते हैं सिर्फ हम लोग कैश देखते हैं, कौन साल मिला, किस साल का मिला, कब मिला, फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ क्या होना चाहिए, कैश में क्या होता है, सिर्फ हम लोग देखते हैं पैसा है या नहीं। ये 10 लाख रुपए कैश मिला मुझे, ये 20 लाख रुपए मिला, ये 20 साल किस साल का है दोस्तों? अगले साल का है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। बात समझ में? तो टोटल मेरा आय कितना हो गया एक्रूवल कैश के आधार पे, नगद के आधार पे 30 लाख। समझ में आ गया? तो सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बना दे रहा हूँ, नगद या कैश में, एक्रूवल या उपार्जन में। तो याद रखिएगा कैश में सिर्फ कैश देखो, बाकी घंटा नहीं देखना है कुछ। और एक्रूवल में क्या देखना है, इस साल का देखो, जिस साल आप कर रहे हैं इस साल का देखो, बस याद रखें, इस साल का देखो, जिस साल का आप कर रहे हैं, चाहे वो कैश में मिले या उधार पे मिले, सिर्फ क्या देखना आपको, इस साल का होना चाहिए, बस। बात समझ में? और कैश में सिर्फ क्या देखना आपको, सिर्फ कैश देखो। समझ में? तो यही जो था वो लेखांकन का 2 आधार था दोस्तों, ठीक है, समझ में आया ना? सिंपल है ना? उसके बाद जो आने वाला जो टॉपिक है दोस्तों, उसमें हम लोग करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड या लेखांकन मापदंड, ठीक है। अच्छा ये बताइए आपको लेक्चर मज़ा आ रहा है पढ़ने में? धीरे धीरे करके हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अभी एग्ज़ाम होने में अच्छा खासा टाइम है, हम लोग आराम से आपको करवा देंगे, ठीक है, मार्च एंड तक, ठीक है, आपका अकाउंटिंग ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, उसके पहले भी हो सकता है, तो टेंशन मत लीजिए। लेबर लॉ बहुत छोटा सब्जेक्ट है, सब आपको कंप्लीट करवा दूंगा। मेरा जो लक्ष्य है आपको EPFO में जो मेरा सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, तो 0IAS जो शुरू करने का जो मकसद था दोस्तों, वो यही था कि जो मार्केट में चोर लुटेरे बैठे हैं, जो फ्री कोर्स और क्रैश कोर्स के नाम पे आपसे 2000 से 3000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, और उनको पढ़ाने लिखाने कुछ आता है नहीं, ठीक है, आपको कोई CA से नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, या कोई आपका जो है वैसे इंसान से आपको पढ़ना है जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है EPFO में, ठीक है, और प्लस वो खुद पढ़ा रहा है, आप उससे पढ़िए, ठीक है। आप फालतू का इधर उधर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो समझ लीजिए जुलाई के बाद ही होगा, ठीक है। तो आपके पास अभी जो है मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है और जुलाई है, कितने महीने हो गए? तकरीबन 5 महीने, मतलब मोर देन 130 to 140 डेज, है ना, बहुत दिन है। तो आराम से अगर मेरे साथ अगर आप पढ़ते रहे, ठीक है, तो आपका सफलता 100% होगा। ये बोलेंगे तो मैं आपको लिख के स्टाम्प पेपर पे मोहर मार के दे दूँगा, ठीक है। इसलिए आप जो है इस कोर्स पे बने रहें, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको जोड़िए, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं दोनों मीडियम को लेके दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप बने रहें इस चैनल के साथ, देखते रहें 0IAS, ठीक है। इसमें आपको GS का जो पोर्शन होता है दोस्तों, चाहे वो जो UPSC आपका प्रीलिम्स में आता है, ठीक है, और आपका जो EPFO में आएगा उसके लिए भी GS में जो डेली हम लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर, तो आप देखिए उसको, बहुत आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। CSAT का भी लेक्चर डेली आ रहा है, उसको भी देखिए, अकाउंटिंग का आ रहा है, ठीक है, मृणाल सर का लेक्चर भी आ रहा है, ठीक है, 11 लेक्चर हो चुका है, लक्ष्मीकांत का भी टाइम पे आते रहेगा, ठीक है। तो अब बस आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए, आपका UPSC प्रीलिम्स भी निकलेगा और EPFO में भी आप दोनों पोस्ट पे सेलेक्टेड होंगे, ठीक है।
तो इसी उम्मीद के साथ बस बने रहें चैनल के साथ और देखते रहें इस चैनल को, प्रैक्टिस करते रहें और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसे रिवाइज करते रहिए, ठीक है। मन लगा के पढ़िए। आपका जो सपना है, आपका जो मेहनत है और माँ बाप का जो आपके प्रति प्यार है और आशीर्वाद है और मेरा जो कर्तव्य है, इन सबको मिला के ही आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा के साथ और आशीर्वाद के साथ आप सफल हों और आसमान कोई ऊंचाइयों को छुएं, ठीक है। और ईपीएफओ और यूपीएससी में दोनों आपका सिलेक्शन हो, इसी मंगल कामना के साथ आज का लेक्चर यहीं पे एंड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।